हेलो एवरीवन, चैप्टर लिक्विडेशन ऑफ कंपनी और हम कर रहे थे क्वेश्चन लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के। अभी तक हम क्वेश्चन नंबर कंप्लीट कर चुके हैं 14 तक। आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, राइट। अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन किए उसमें जो अच्छा पॉइंट था वो इक्विटी शेयर होल्डर को जो पेमेंट करना होता है उसके बारे में ही था, और आगे भी ज़्यादातर ऐसे ही पॉइंट आएंगे, ठीक है। तो समझना, क्वेश्चन नंबर 15 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ PQ लिमिटेड ऑन 31st December 2009 प्रिपेयर लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 1250 shares of rupees 100 each, 1,25,000. 2,000 equity shares of rupees 100 each fully paid up, 2,000 equity shares of 100 each 50 paid up। ये अच्छी बात है कि दोनों की फेस वैल्यू 100 रुपये ही है, ठीक है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 14 किया था उसमें दोनों की फेस वैल्यू अलग अलग थी, यहाँ फेस वैल्यू सेम है। पेड अप वैल्यू एक फुली पेड अप है और एक 50 रुपीज़ पेड अप है। प्लांट, स्टॉक इन ट्रेड, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैंक बैलेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, 6% मोर्गेज लोन, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज फॉर एक्सपेंसेस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में दे रखा है। इसका मतलब है कि ये लॉस है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, मगर रिजर्व एंड सरप्लस, एक्यूमुलेटेड लॉसेस का यहाँ लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में कोई यूज़ नहीं है। फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड, ठीक है, रखेंगे दिमाग में। 21 जनवरी 2010 को लिक्विडेटर ऑफ PQ लिमिटेड सोल्ड प्लांट फॉर ₹295 and stock in trade at 10% less than the book value. He realized 80% of the sundry debtors and incurred cost of collection ₹1850. Remaining debtors are to be treated as bad. The mortgage loan was discharged on 31st January 2010 along with interest for 6 months. Creditors were discharged subject to 5% discount. Outstanding expenses paid 20% less. Preference share dividend is due for 1 year and paid with the final payment. Liquidation expenses incurred are ₹1,800 and liquidator remuneration is settled at 4% on disbursement to members subject to minimum of ₹10,000. लिक्विडेशन एक्सपेंसेस दे रखा है 1800 और लिक्विडेटर का जो रेम्यूनेशन है वो मेंबर्स को जितना डिसबर्स करेंगे उसका 4%, मगर मिनिमम 10,000 रुपये। ये आगे वाला जो यहाँ दे रखा है वो इस क्वेश्चन का नहीं है, बाय मिस्टेक यहाँ पर आ गया, ठीक है। हमें लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाना है, ठीक है। स्टार्ट करें, चलिए लिखिए आप लोग लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। कुछ नया पॉइंट तो अभी तक तो नहीं लग रहा, फिर क्या बता सॉल्व करते समय कोई पॉइंट आ जाए, अदरवाइज अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि कोई नया पॉइंट आएगा। अब हम ये 2 लाइन बीच में आएगी तो आएगी, है ना, लिख ही लेते हैं यहाँ पर ही, रुपीज़ और रुपीज़। सबसे पहले टू कैश एंड बैंक क्या हमारे पास है? हाँ, बैंक का बैलेंस है 1,20,000, कैश नहीं है तो यहाँ लिखेंगे टू कैश एंड बैंक विच इज़ 1,20,000। उसके बाद में टू एसेट्स रियलाइज्ड। वैसे लाइबिलिटी में एक मोर्गेज लोन तो दे रखा है, मगर किस पर मोर्गेज है ये तो कुछ दिया हुआ नहीं है, बस ये लिखा हुआ है 6% मोर्गेज लोन, मतलब कौन सी एसेट्स को हमने मोर्गेज पे रखा हुआ है ये दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर तो हम सारी रिसिप्ट ले लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एसेट्स रियलाइज में, हमें प्लांट से कितना मिला। यहाँ पॉइंट नंबर ए में दे रखा है कि प्लांट को हमने सोल्ड किया 2,95,000 में। फिर स्टॉक का दे रखा है 10% लेस देन द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या है स्टॉक की? 3,60,000। 360 में से 10% माइनस करते हैं तो ये होते हैं 3,24,000। 3,24,000 हो गया स्टॉक। इसके बाद में डेटर्स बैलेंस शीट में दे रखे हैं 85,000 के।
ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है डेटर से रियलाइज हुआ 80%, तो 85,000 का 80% होता है 68,000, मगर उसमें भी 1850 रुपये कलेक्शन का एक्सपेंडिचर आ गया, तो 68,000 में से हमें 1850 रुपये माइनस करने पड़ेंगे। नेट हमने रियलाइज किया 66,150, ठीक है। तो देखो हमने डेटर से भी ले लिया और बैंक बैलेंस सारे आ गए। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ये कोई रियलाइजेबल एसेट्स होती नहीं है, और P&L की ये तो डेबिट बैलेंस है, तो एसेट्स तो हमने सारी ले ली। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लिक्विडेशन का एक्सपेंसेस। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस जो कि हमें दे रखा है पॉइंट नंबर डी में 1800 रुपीज़, 1800। फिर हमें लेना है लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन, लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन। और लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन कितना है? मेंबर्स को जितना डिसबर्स करेंगे, मतलब मेंबर्स को जितना पेमेंट करेंगे उसका 4%। मतलब मेंबर्स कौन होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर होल्डर को जितना पेमेंट करेंगे उसका 4%, मगर मिनिमम 10,000 रुपये। तो अब कितना होगा वो तो अब मेंबर्स को पेमेंट देने की बात आएगी तभी पता चलेगा, तो अभी इसको भूल जाते हैं, ठीक है। लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन बाद में कैलकुलेट करेंगे। अब हम कैलकुलेट करते हैं, एक लाइन यहाँ छोड़कर लिखते हैं बाई प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, बाई प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितने हैं? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर यहाँ पर हमें देखो, पॉइंट नंबर ए तो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, पॉइंट नंबर बी में कुछ लिखा हुआ नहीं है, पॉइंट नंबर सी में कुछ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के बारे में नहीं दे रखा है, पॉइंट नंबर डी में भी नहीं दे रखा है, और बैलेंस शीट में भी कहीं पर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है ही नहीं, ठीक है। इसके बाद में हम क्या करते हैं? इसके बाद में हम डिबेंचर होल्डर का पेमेंट करते हैं, मगर यहाँ डिबेंचर होल्डर भी नहीं है, तो इसके बाद में हम क्या करेंगे? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट करेंगे। अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर तो बहुत सारे हैं, तो देखते हैं कितना कितना पेमेंट किया। सबसे पहले तो देखो ये जो लोन दे रखा है, अब हमें लोन मोर्गेज लोन तो दिया हुआ है, मगर किस पर मोर्गेज है कुछ स्पेसिफिकली नहीं दे रखा है, तो हमने इसको क्रेडिटर में शामिल कर लिया। मोर्गेज लोन कितना है? 2,30,000 का है, यहाँ दे रखा है 2,30,000, और इस पर यहाँ आगे दे रखा है 6 महीने का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो 2,30,000 का 6% होता है 13,800, और 6 महीने का हो गया 6,900, तो 6,900 इंटरेस्ट के और 2,30,000 रुपये, तो मतलब लोन को देना है 236,900 प्लस। उसके बाद में हम पेमेंट अगर करें तो यहाँ पर आता है क्रेडिटर 5% डिस्काउंट पे पेमेंट करें। क्रेडिटर है कितने के? क्रेडिटर हमें दे रखे हैं 221, तो 2,21,000 में से माइनस करते हैं 5%, तो ये हो गए 20,9950 प्लस ये क्रेडिटर को भी हो गया, लोन भी हो गया। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 25,000 है, उसको हम 20% लेस करके पेमेंट कर रहे हैं, मतलब हम पेमेंट कर रहे हैं 20,000। ये हमने इसका भी पेमेंट कर दिया। बस चलिए, तीनों का पेमेंट मिलाकर होता है 236,900 प्लस 20,9950 प्लस 20,000, 466,850। हम ऐसा भी कर सकते थे कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर से पहले यहाँ पर मोर्गेज लोन का पेमेंट कर देते, बट यहाँ पर स्पेसिफिकली नहीं दे रखा है कि कौन सी एसेट्स मोर्गेज पे दे रखी है, तो मैंने उसको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की लिस्ट में ही ऐड कर लिया, क्योंकि कुछ दिया हुआ ही नहीं था क्वेश्चन में, ठीक है। ओके, अब इसके बाद में हम पेमेंट किसको करेंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को करेंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 125, और इसका डिविडेंड भी बाकी है। कितना डिविडेंड बाकी है? पॉइंट नंबर देखो बी हमने कर लिया, पॉइंट नंबर सी में दे रखा है प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड इज ड्यू फॉर 1 ईयर। तो प्रेफरेंस शेयर है 125 के, उसका 1 साल का डिविडेंड होता है 125 का 9%, 11,250 प्लस 11,250, तो 1,25,000 प्लस 11,250 दोनों मिलाकर हो गए 136,250। ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट हो गया। और लास्ट में बारी आती है, पहले ये तो देख लें इतना पेमेंट है भी या नहीं हमारे पास। देखो कैश बैंक बैलेंस 120, फिर 295 प्लस 324 प्लस 66,150, ये सब होते हैं टोटल 805150। इसमें से माइनस 1800,
-466,850 तो होते हैं 336। आराम से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट होगा -136,250। अब बचे कौन? अब बच गए इक्विटी शेयर होल्डर। मगर इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट जितना देंगे उसमें लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन भी होता है। लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन कितना होता है? जितना मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसका 4% या मिनिमम 10,000। मतलब हम कैलकुलेट करेंगे कैसे? इक्विटी शेयर होल्डर का पेमेंट कितना होता है? 200,250। मतलब जो बैलेंस अवेलेबल है ये सब प्लस और माइनस करने के बाद हमारे पास अवेलेबल है 200,250 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 104। ऐसे करना पड़ेगा। 4% किसका? जितना इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट मिलेगा। और इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट कितना मिलेगा? लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन माइनस करने के बाद। हमने 4 डिवाइडेड बाय 104 किया, 4 डिवाइडेड बाय 104 तो ये आता है 7701। मगर हमने उसको क्या कहा है? मिनिमम 10,000 और ₹10,000। तो वैसे तो परसेंटेज के हिसाब से आता है ये 7701, मगर हमने उसको कहा है 10,000 तो मिनिमम मिलेंगे ही। अगर ये परसेंटेज के हिसाब से 10,000 से ज़्यादा आता, मान लो 11,000 आता, तो हमें 11,000 देते। बट 10,000 से कम आ रहा है तो हमें 10,000 तो उसको देने ही हैं। तो ये हो जाएगा 10,000। तो जो हमारे पास अमाउंट था 200,250, उसमें से 10,000 देने के बाद हमारे पास बच गए 190,250। और ये किन को देना है? ये देना है इक्विटी शेयर होल्डर को। मगर यहाँ इक्विटी शेयर भी दो टाइप के हैं, एक फुली पेड अप है, एक 50 रुपीज़ पेड अप है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, है ना? चलिए वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, कैश अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर के लिए हमारे पास कैश जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट देने के बाद बच गए वो है 190,250। अब हम इसमें से सबसे पहले हम इसमें ऐड करते हैं कॉल्स फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर के कॉल से पैसा मिलेगा। एक शेयर है 100 रुपीज़ का पेडअप, वो फुली पेडअप है, ₹100 पेडअप। कितने शेयर्स हैं ये शेयर्स हैं 2000। इनसे कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये फुली पेडअप है, 0। और एक है 50 रुपीज़ पेडअप, 2000 शेयर है, 50 रुपीज़ पेडअप है। मतलब 50 रुपीज़ की कॉल हम इनसे ले सकते हैं तो 1,00,000 रुपए होते हैं। तो ये दोनों मिलकर क्या हो गए? 290,250। अब टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर फुली पेड अप ₹100 और ये होते हैं 4,000 शेयर। तो पेमेंट पर शेयर 290,250 डिवाइडेड बाय 4,000, 290,250 डिवाइडेड बाय 4,000 पर शेयर हमें देने हैं 72.5625। ठीक है, पर शेयर इतना देना है। अब हम करते हैं नेट एडजस्टमेंट। जो 100 रुपीज़ पेड अप वाला शेयर है उनसे कॉल तो कुछ नहीं करना है मगर देना है, तो उनको हम पेमेंट करेंगे। पेमेंट पर शेयर ₹72.5625। कैसा है ये? 72.5625 देने हैं और मंगाने कुछ नहीं है। अच्छा, जो 50 रुपीज़ पेडअप वाला शेयर है, 50 रुपीज़ पेडअप वाला शेयर है, उनको भी हम पेमेंट ही करेंगे। पेमेंट पर शेयर ₹22.5625। कैसा है? 72.5625 देने हैं और 50 रुपीज़ उनसे कॉल करने, तो नेट हो गया 22.5625 जो हमें देने हैं। दोनों को देने ही है। एक को देने हैं 72.5625 और एक को देने हैं 22.5625। तो हम यहाँ पर लिखना उसको स्टार्ट करते हैं। बाई इक्विटी शेयर होल्डर
100 पेडअप, जो 100 रुपये पेडअप वाले शेयर हैं, कितने 2000 शेयर है, इनको देंगे 72.5625 5625 2000 मल्टीप्लाई बाय 72.5625 इट इज़ 145125। और जो 50 रुपीज़ पेडअप वाले शेयर हैं, पेडअप वाले शेयर हैं, उनको वो भी 2000 शेयर है, उनको देंगे 22.5625 2000 मल्टीप्लाई बाय 22.5625 इट इज़ 45125। और अब क्या करेंगे, एक अच्छी सी टोटल, बस टोटल मिल जाएगी, मतलब आंसर मिल जाएगा। कैश एंड बैंक 1,20,000 295 प्लस 324 प्लस 66150, ये हो जाएगा 805,150। फिर 1800 प्लस 10,000 प्लस 466,850 प्लस 136,250 प्लस 145,125 प्लस 45,125 इट इज़ 805,125 805,150। ठीक है, दोनों तरफ की टोटल हो गई। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो पर शेयर जो लॉस है उसको भी मैं आपको बताऊंगा कैसे बराबर हुआ। वो जो लास्ट क्वेश्चन में भी पर शेयर का जो लॉस है वो भी मैं आपको भी रिकंसिल करूंगा। क्वेश्चन नंबर जो हमने 14 किया था, आई थिंक मैंने उसमें पर शेयर का जो लॉस था वो रिकंसिल नहीं किया। अगर कर दिया तो ठीक, बट अगर नहीं किया तो फिर भी मैं एक बार उसको आपको बता दूंगा कि पर शेयर का लॉस कैसे बराबर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 में, जहां पर फेस वैल्यू एक शेयर की 10 रुपये थी और एक शेयर की 5 रुपये थी। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के बाद में ये वर्किंग नोट। ओके, अब पर शेयर का जो लॉस है इसको एक बार रिकंसिल कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। तो जो दोनों शेयर 100 रुपये के फेस वैल्यू के हैं, ठीक है, एक ने दे रखे हैं पर शेयर 100 रुपये, कंपनी को दे रखा है, उसको हमने वापस दिया 72.5625, तो उसका लॉस पर शेयर 100 माइनस 72.5625, मतलब उसको पर शेयर लॉस हो रहा है 27.4375। और एक शेयर है वो 50 रुपीज़ पेडअप है, उसको हमने वापस दिए 22.5625, तो उसका भी लॉस पर शेयर 27.4375। ये कहीं दिखाना नहीं है, हमारे चेक करने के लिए, हमारे रिकंसिल करने के लिए। ठीक है, एक जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था इससे पहले, क्वेश्चन नंबर 14, उसमें हमने क्या किया था कि जो एक शेयर था वो तो था फुली पेडअप 10 रुपीज़, मतलब उसने 10 रुपये दिए थे। इसको तो हमने यहाँ पर पेमेंट किया था 2 रुपये पर शेयर, तो 10 रुपये जो पेडअप था उसको तो हमने 2 रुपये वापस दिए। इसका मतलब उसको नेट लॉस हो गया 8 रुपीज़ पर शेयर। ये शेयर 10 रुपये की फेस वैल्यू का था और एक शेयर था वो 5 रुपये की फेस वैल्यू का था। उसने कितने रुपए दे रखे थे, उसने 3 रुपये दे रखे थे, ऑलरेडी दे रखे थे, और उसने फिर 1 रुपया और दिया, तो 3 + 1 उसको नुकसान हुआ 4 रुपये पर शेयर।
₹10 फेस वैल्यू वाले को नुकसान हुआ ₹8 पर शेयर, और जो ₹5 फेस वैल्यू वाला शेयर है उसको नुकसान हो रहा है ₹4 पर शेयर। एकदम सही है। ये ₹8 पर शेयर लॉस, इनको ₹4 पर शेयर लॉस, ये अलग अलग है ना, अलग अलग है, मगर इन दोनों की फेस वैल्यू भी तो अलग अलग है। ये ₹10 वाले को ₹8 का नुकसान हो रहा है और ₹5 वाले शेयर को ₹4 का नुकसान हो रहा है, तो प्रोपोर्शनली एकदम बराबर है, तो ये रिकंसाइल हो रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कदम बढ़ाते हैं और हम क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे। A liquidator is entitled to receive remuneration at 2% on the assets realized, 3% on the amount distributed to preferential creditor and 3% on the payment made to unsecured creditor. Assets का 2%, प्रिफरेंशियल क्रेडिटर को पेमेंट का 3% और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के पेमेंट का 3%। द एसेट्स रियलाइज 45 लाख, और जिसके अगेंस्ट में हमें लिक्विडेशन एक्सपेंसेस देने हैं। सिक्योर्ड क्रेडिटर है 15 लाख रुपए के और प्रिफरेंशियल क्रेडिटर है 125 के। द अमाउंट ड्यू टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर वाज ₹15 लाख और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के 15 लाख रुपए होते हैं। आपको लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करना है, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ रुपीज में कैलकुलेट करना है, केवल लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करना है और कुछ भी नहीं। लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन, लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन मिलता है एसेट्स रियलाइज का 2% ऑन एसेट्स रियलाइज्ड। एसेट से कितना मिला, एसेट को बेचने से टोटल अमाउंट रिसीव हो रखा है 45 लाख, उसका 2% कितना होता है, 45 लाख का 2% होता है 90,000, ये तो हो गए 90,000। ठीक है, फिर 3% देना है प्रिफरेंशियल क्रेडिटर को, जितना पे करेंगे उसका। तो पहले तो हमें ये देखना है कि क्या हम प्रिफरेंशियल क्रेडिटर को पूरा पेमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। देखो हमारे पास 45 लाख रुपए होते हैं, उसमें से हमें लिक्विडेशन का एक्सपेंसेस देना है 50,000, हो गए 4450। सिक्योर्ड क्रेडिटर के 15 लाख रुपए माइनस कर दो तो बच गए 29,50,000। अभी मैंने लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन माइनस नहीं किया। अब प्रिफरेंशियल क्रेडिटर तो 1,25,000 ही होते हैं, इसका मतलब हम आराम से प्रिफरेंशियल क्रेडिटर को पूरा पेमेंट कर पाएंगे। तो 3% ऑन प्रिफरेंशियल क्रेडिटर, प्रिफरेंशियल क्रेडिटर का पूरा पेमेंट हम कर सकते हैं। तो 1,25,000 का 3% कितना होता है, 3750। अब हमारे पास में जो एसेट से रुपए आएंगे उससे ये सारी लाइबिलिटी पूरी पे हो जाएगी। 45 लाख रुपए में मिले हैं, जबकि सिक्योर्ड क्रेडिटर 15 के, प्रिफरेंशियल क्रेडिटर 1,25 के, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 15 लाख के, मतलब ये सारे पेमेंट ऑलरेडी हो जाएंगे पूरे। तो इसका मतलब है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को भी हम पूरा पेमेंट कर पाएंगे ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। 3% ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कितने हैं, 15 लाख, मतलब हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पूरा पेमेंट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास खूब कैश रियलाइज हो रखी है एसेट्स को बेचने से। तो 15 लाख का 3% होता है 45,000। यस, और हम तीनों की टोटल कर लो, 90,000 प्लस 3750 प्लस 45,000 टोटल इज 138,750 एंड इट इज आंसर। आप लोग नोट कर लो, इस क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं ऐसा। ये दिक्कत तो तब आती जब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को हम पूरा पेमेंट अगर नहीं कर पाते, कम कैश बचती हमारे पास, प्रिफरेंशियल क्रेडिटर को देने के बाद हमारे पास कम रुपए बचते, तो दिक्कत आती। फिर हमें अगर हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पूरा पेमेंट नहीं कर पाने के लिए इतने पैसे होते हमारे पास, तो हम क्या करते, जो भी अमाउंट बच जाता प्रिफरेंशियल क्रेडिटर को देने के बाद, फिर हम उसमें 3/103 करके हम लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करते अनसिक्योर्ड क्रेडिटर पर। मगर यहाँ तो पूरा पेमेंट है हमारे पास, मतलब ज़्यादा ही पेमेंट है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को देने के बाद भी हमारे पास बहुत सारा बैलेंस बचेगा। तो इसका मतलब है जब हम पूरा पेमेंट कर सकते हैं तो फिर सीधे पूरे अमाउंट पे ही लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन हमने कैलकुलेट कर लिया। ओके, बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। The position of value less limited on its liquidation is as under: 3,000, 11% preference share of ₹100 each fully paid up,
3000 equity shares of 100 each fully paid up, or 1000 equity shares of 50 each 30 rupees per share paid up. Calls in arrear 10,000, calls in advance 5,000. Preference dividend are in arrear for 1 year. Amount left with the liquidator after discharging all liabilities rupees 4,13,000. Article of Association of the company provide for payment of preference dividend arrear in priority to return of equity capital. You are required to prepare. ये क्वेश्चन तो सेम क्वेश्चन नंबर हमने जो 14th किया था, यहाँ पर भी दो इक्विटी शेयर है, एक की फेस वैल्यू 100 रुपये और एक की फेस वैल्यू 50 रुपीज़ है. 100 रुपये वाला फुली पेड अप है और ये जो 50 रुपये वाला है वो 30 रुपीज़ पेड अप है. वहाँ 10 रुपये और 5 रुपये थे, बट अप्रॉक्सीमेटली अगर फिगर को छोड़ दें तो सेम टाइप का क्वेश्चन है. कॉल्स इन एरियर का पैसा आ जाएगा, कॉल्स इन एडवांस का हम पेमेंट कर देंगे. तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया, सेम 14 क्वेश्चन जैसे ही. स्टार्ट करते हैं लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को बनाना. आप लिखिए लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट. फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट. स्टार्ट करें. टू कैश अवेलेबल, हमें सीधी कैश अवेलेबल दे रखी है सारी लाइबिलिटीज़ को पेमेंट करने के बाद, मतलब केवल और केवल शेयर होल्डर को पेमेंट करना है. यहाँ पर लिखेंगे टू कॉल्स इन एरियर. मैंने आपको बताया था कि कॉल्स इन एरियर अगर है तो हम ये एज्यूम करेंगे कि वो रुपए आ जाएंगे, और बाई कॉल्स पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना पड़ेगा, फिर कॉल्स इन एडवांस का पेमेंट करेंगे. ठीक है, बाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर. प्रेफरेंस शेयर होल्डर 3 लाख रुपीज़ की कैपिटल है और उसका डिविडेंड भी बाकी है 1 साल का. 1 साल का डिविडेंड होता है 33,000. 3 लाख का 11%, तो ये हो गए 3,33,000. फिर बाई कॉल्स इन एडवांस. कॉल्स इन एडवांस का पेमेंट करेंगे हम 5,000 रुपये. अब बारी आती है इक्विटी शेयर होल्डर की. तो यहाँ पर लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, कैश अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर. 4,13,000 प्लस 10,000 माइनस 333,000 माइनस 5,000, इट इज़ 85,000 हमारे पास कैश बची है. प्लस कॉल्स फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर. इक्विटी शेयर होल्डर से अब कॉल के पैसे मिलेंगे ₹100 पेड अप. जो 100 रुपये पेड अप वाले शेयर हैं, कितने शेयर हैं? 3,000. वो फुली पेड अप है इसलिए कुछ भी कॉल का पैसा नहीं आएगा, ये हो गए 0. और जो ₹30 पेड अप, जो 30 पेड अप वाला शेयर है वो शेयर एक्चुअल में 50 रुपये का है, तो इन पे कॉल आएगी. 1,000 शेयर है, 20 रुपये की कॉल के हिसाब से इनसे मिलेंगे 20,000 रुपये. तो ये टोटल हो गए आपके पास 1,05,000 रुपये. ठीक है, अब टोटल इक्विवेलेंट, यहाँ पर हमें क्या वर्ड काम में लेना पड़ेगा? इक्विवेलेंट. इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर फुली पेड अप ₹100. 100 रुपये पेड अप वाले में के कन्वर्ट करते हैं. देखो 3,000 शेयर है, वो तो ऑलरेडी 100 रुपये पेड अप ही है, तो ये तो हो गए 3,000. प्लस ये जो 1,000 शेयर है, जब इनसे 20 रुपये की कॉल आ जाएगी तो ये भी फुली पेड अप हो जाएंगे, मगर ये 50 रुपये का ही शेयर है. कितने शेयर है? 1,000. तो इसको 100 में कन्वर्ट करेंगे. कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1,000 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 100, तो ये शेयर हो जाएंगे 500. 500 शेयर और 3,000 टोटल शेयर हो जाएंगे 3,500. अब पेमेंट पर शेयर 1,05,000 हमारे पास अवेलेबल कैश है. 3,500 शेयर है, तो इसका मतलब पर शेयर हमें देने हैं 30 रुपये. 1,05,000 डिवाइडेड बाय 3,500, इट इज़ 30 रुपीज़. इसका मतलब पेमेंट पर शेयर, वापस से लिखेंगे, नेट एडजस्टमेंट अभी बाद में निकालेंगे. ठीक है, जो ₹100 फेस वैल्यू का शेयर है
उसको तो देंगे 30 रुपीज़, मगर जो 50 रुपीज़ फेस वैल्यू का शेयर है उसको केवल 15 रुपये ही मिलेंगे। अब करते हैं नेट एडजस्टमेंट। नेट एडजस्टमेंट क्या करेंगे, जो ₹100 पेड अप वाला शेयर है उनसे हमें कॉल तो कुछ नहीं मंगानी है, जीरो, क्योंकि वो ऑलरेडी फुली पेड अप है, मगर देने हैं 30 रुपये। इसका मतलब इनको हम पेमेंट करेंगे, पेमेंट पर शेयर ₹30, 30 माइनस जीरो। और जो 50 रुपीज़ पेड अप वाला शेयर है, 30 रुपीज़ पेड अप वाला शेयर है, उनसे हम कॉल तो करेंगे 20 रुपये की और वापस देने हैं 15 रुपये। इसका मतलब उनसे कॉल करनी है। कॉल पर शेयर ₹5, 20 माइनस 15। तो 100 रुपये पेड अप वाले से तो पेमेंट करना है 30 रुपीज़ पर शेयर, तो यहाँ लिख देते हैं बाई इक्विटी शेयर होल्डर ₹100 पेड अप। कितने शेयर है वो शेयर्स हैं 3000 और इनको देने हैं 30 रुपीज़ पर शेयर, मतलब 90,000 हमें देने हैं। और 2 कॉल्स फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर, कॉल्स फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर ₹30 पेड अप। जो 30 रुपीज़ पेड अप वाले शेयर है, कितने शेयर है, 1000 शेयर है, इनसे हम कॉल करेंगे 5 रुपये पर शेयर, मतलब 5000। और अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ की टोटल और चेक करेंगे कि ये बराबर मिलता है या नहीं। 4,13,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000, इट इज़ 4,28,000। इधर 333,000 प्लस 5,000 प्लस 90,000, इट इज़ ऑल्सो 4,28,000। तो ये तो मिल गया। पर शेयर भी चेक कर लेते हैं। एक तो 100 रुपये पेडअप वाला शेयर है, एक 30 रुपीज़ पेडअप वाला शेयर है। इसकी फेस वैल्यू 100 रुपये है और इसकी फेस वैल्यू 50 रुपये। तो 100 रुपये जिसने दिए हैं उसको हम 30 रुपये वापस दे रहे हैं, मतलब इसको नुकसान हो रहा है 70 रुपये पर शेयर। जो 30 रुपये पेडअप वाला है उनसे हम 5 रुपये कॉल कर रहे हैं, मतलब उसको नुकसान हो रहा है 35 रुपये पर शेयर। तो 70 रुपये जिसको नुकसान हो रहा है उसके शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपये, और 50 रुपये की जो फेस वैल्यू है उसको नुकसान हो रहा है 35 रुपये, बराबर आधा हो रहा है ना। फेस वैल्यू आधी है तो नुकसान भी आधा ही होगा, दिखती बात है, ठीक है। तो ये मिल गया हमारा 17 का आंसर। आप लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को कंप्लीट करो और उसके बाद मैं वर्किंग नोट बताता हूँ, उसको भी कंप्लीट करो। और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है 17th क्वेश्चन नंबर। फटाफट से सॉल्व करो, फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18th। अगर फेस वैल्यू इक्वल है तो फिर नुकसान भी पर शेयर इक्वल होगा। बट अगर फेस वैल्यू अलग अलग है, जैसे यहाँ पर एक की फेस वैल्यू 100 रुपये और एक की फेस वैल्यू 50 रुपये, मतलब एक की फेस वैल्यू 100 रुपये मगर दूसरे की उससे आधी ही है, तो उसको नुकसान भी पर शेयर आधा ही होगा। करेक्ट। ये वर्किंग नोट ओके। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं 18th क्वेश्चन।
The liquidator of a company is entitled to a commission of 2% on the assets realized and 3% on the amount distributed to unsecured creditor. The assets realized rupees 10 lakh. Amount available for distribution to unsecured creditor before paying liquidator remuneration is rupees 4,12,000. Calculate liquidator remuneration if the surplus is insufficient to pay off unsecured creditor in total. केवल आपको लिक्विडेटर का रेम्यूनेशन कैलकुलेट करना है. लिक्विडेटर को रेम्यूनेशन क्या मिलता है? जो एसेट्स रियलाइज हुई उसका 2%. तो हम कैलकुलेट करते हैं लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन. जो एसेट्स रियलाइज की उसका 2% ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स. एसेट्स से रियलाइज किया हमने 10 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए का 2% हो गया 20,000. अब ये कह रहा है कि सब कुछ पेमेंट करने के बाद मगर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को और लिक्विडेटर को रेम्यूनेशन देने से पहले हमारे पास बैलेंस है 4,12,000 और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट कैश नहीं है. मतलब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर इस 4,12,000 से कहीं ज़्यादा है. तो हमें बताना है कि हम लिक्विडेटर को कितना रेम्यूनेशन देंगे. लिक्विडेटर को रेम्यूनेशन एसेट्स रियलाइज का तो 2% हो गया और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को जितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसका 3%. अब जितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसका 3% कैसे कैलकुलेट करना है? तो यहाँ लिखते हैं 3% ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर. ये जो 4,12,000 है ये लिक्विडेटर को रेम्यूनेशन देने से पहले का है. तो 4,12,000 में से सबसे पहले तो 20,000 का वो रेम्यूनेशन जो हमने एसेट्स रियलाइजेशन का 2% किया वो, और जो 4,12,000 में से 20,000 लेस करने के बाद जो बचेगा उसमें लिक्विडेटर को रेम्यूनेशन देंगे और उसके बाद जो अमाउंट आएगा वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को बांट देंगे. करेक्ट. अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कितने हैं वो दिया हुआ नहीं है, मगर ये है कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर इस अमाउंट से कहीं ज़्यादा है तो पूरा पेमेंट तो नहीं हो सकता. तो 4,12,000 में से 20,000 एक लिक्विडेटर का रेम्यूनेशन तो माइनस हो गया. अब जो अमाउंट बचेगा उसमें लिक्विडेटर को एक और रेम्यूनेशन होगा जो कि 3% होगा और फिर जो अमाउंट बचेगा वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में बचेगा. तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में जो बटेगा उसका 3% ही होगा. इसका मतलब ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 103. अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट मिलेगा लिक्विडेटर के रेम्यूनेशन लेस होने के बाद. ठीक है. तो मतलब लिक्विडेटर का रेम्यूनेशन उसका खुद का रेम्यूनेशन लेस होने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पर उसका कमीशन है. तो जैसे मैनेजर कमीशन कैलकुलेट करते ये पॉइंट अपन कितनी बारी ऑलरेडी पहले भी सॉल्व कर चुके हैं. तो 4,12,000 में से पहले तो 20,000 माइनस कर दो. 20,000 तो रेम्यूनरेशन है ही. फिर जो बचा मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 103 इट इज 11417 और ये टोटल हो गया 31417. ठीक है. और ये हो गया आंसर. नोट कर लीजिए आप लोग. मगर यहाँ पर एक ये पॉइंट है कि ये जो 4,12,000 है केवल वो जो 3% कमीशन ये वाला ये जो लैंग्वेज यहाँ लिखी हुई अमाउंट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर बिफोर पेइंग लिक्विडेटर रेम्यूनेशन, इसका मतलब है कि वो जो 20,000 है वो ऑलरेडी लेस हो चुका है ना. मैंने उस पूरे को नहीं ले लिया इसमें. यहाँ पर 4,12,000 को पे ही कैलकुलेट होगा. 4,12,000 वो जो 20,000 का रेम्यूनेशन है वो तो ऑलरेडी माइनस हो ही चुका होगा क्योंकि वो सारे यहाँ दे रखा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले ये अमाउंट था 4,12,000. इसका मतलब है वो जो पहला 20,000 था वो तो ऑलरेडी माइनस हो चुका होगा. जैसे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर और वो जो पहले वाला जो कमीशन है वो तो ऑलरेडी माइनस हो ही चुका होगा. तो 4,12,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 103. तो ये कितना हो गया 4,12,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 103. मैंने टोटल रेम्यूनरेशन ले लिया उसमें, इसीलिए 4,12,000 माइनस 20,000 कर दिया. ठीक है. तो ये हो गया 12,000. यहाँ पर 12,000
और ये टोटल हो गया 32,000 करेक्ट। लिख लीजिए आप लोग। लिक्विडेटर को जो एसेट्स रियलाइजेशन पे कमीशन मिला था वो तो ऑलरेडी लेस हो ही चुका होगा, करेक्ट। चलिए अब हम बढ़ते हैं लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन में एक बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वो है 19th। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से समझना, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, इसलिए बहुत ध्यान से समझना। तो सबसे पहले तो हम वो पॉइंट समझते हैं कि इस क्वेश्चन नंबर 19th में नया पॉइंट क्या है, ठीक है। एक होता है लिक्विडेटर, एक होता है रिसीवर। एक होता है लिक्विडेटर, दोनों अलग अलग है, एक लिक्विडेटर एक होता है रिसीवर। बहुत बार कंपनी का जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो डिबेंचर होल्डर को ये राइट देता है कि इन केस ऑफ लिक्विडेशन आप भी एक पर्सन अपॉइंट कर सकते हो, और वो होगा रिसीवर। रिसीवर क्या करता है, अब दो हो गए, एक हो गया रिसीवर, एक हो गया लिक्विडेटर। कुछ एसेट्स को सेल करने का काम करता है रिसीवर, कुछ एसेट को सेल करने का काम करता है लिक्विडेटर। रिसीवर क्या करेगा, जो एसेट्स को बेचने से पैसे मिलेंगे सबसे पहले तो वो, अगर कोई एक्सपेंडिचर होता है तो वो उसमें से माइनस कर देता है। जैसे हम लिक्विडेटर के केस में क्या करते हैं, एसेट्स बेचने से जो पैसा आता है वो सबसे पहले लिक्विडेशन का एक्सपेंसेस पे करते हैं, फिर लिक्विडेटर का रेम्यूनेशन पे करते हैं, फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, फिर डिबेंचर होल्डर, ऐसे ही करते हैं, इसी तरह से करते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, रिसीवर भी एक अकाउंट बनाता है। मतलब अब दो हो गए, एक हो गया रिसीवर, एक हो गया लिक्विडेटर। रिसीवर कौन अपॉइंट करते हैं, डिबेंचर होल्डर अपॉइंट करते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन में दे रखा हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेगा, रिसीवर का भी एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, रिसीवर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जैसे लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनता है, वैसे रिसीवर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या करना है, जो एसेट्स से बेचने से उसको पैसे मिले वो यहाँ लिखेगा, टू एसेट्स रियलाइज्ड, जितने भी पैसे मिले। फिर वो क्या करेगा, अगर कोई एक्सपेंडिचर हो रहा है तो रियल, जो भी उसका एक्सपेंडिचर है तो वो लिखेगा रिसीवर एक्सपेंसेस। अगर उसका कोई रेम्यूनरेशन है तो रिसीवर का रेम्यूनरेशन हो जाएगा, जैसे लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन होता है। फिर उसके बाद में वो, उसको किसने अपॉइंट किया है, डिबेंचर होल्डर ने, तो वो डिबेंचर होल्डर का पेमेंट उन डिबेंचर होल्डर को कर देगा। मगर डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करने से भी पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का पेमेंट करना जरूरी है, इसीलिए डिबेंचर होल्डर को पेमेंट रिसीवर करेगा, मगर उससे पहले रिसीवर को प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या करेंगे, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को वो पेमेंट करेगा अगर है तो, और उसके बाद में वो जो भी डिबेंचर होल्डर का पेमेंट होता है वो डिबेंचर होल्डर को कर देगा विथ इंटरेस्ट, जो भी ड्यू होता है। और अगर उसके बाद में कुछ सरप्लस बच जाए तो वो लिक्विडेटर को दे देता है। मतलब रिसीवर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसीवर जो एसेट को बेचने से पैसे उसको मिलेंगे वो लिखेंगे डेबिट साइड में, फिर रिसीवर के एक्सपेंसेस, रिसीवर का रेम्यूनरेशन, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पेमेंट करना ही पड़ेगा क्योंकि डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करने से पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का पेमेंट करना जरूरी है, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पेमेंट करेगा और उसके बाद में डिबेंचर होल्डर का पेमेंट करेगा, और अगर कुछ पैसे बच गए तो वो लिक्विडेटर को ट्रांसफर कर देगा। फिर हम बनाएंगे लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो उसको कुछ पैसे तो मिलेंगे रिसीवर से, अगर रिसीवर के पास में कुछ सरप्लस बचा तो वहां से मिलेंगे। फिर वो जो एसेट्स बेचेगा लिक्विडेटर उससे पैसे मिलेंगे। उसके बाद में लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस, उसके बाद में लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन। अब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का पेमेंट यहाँ नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी रिसीवर कर चुका है, डिबेंचर होल्डर का पेमेंट भी यहाँ नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी रिसीवर कर चुका है। अब वो सीधा करेगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट, उसके बाद में वही प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उसके बाद में वही इक्विटी शेयर होल्डर। मतलब अब हमें दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक तो रिसीवर का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और एक लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ठीक है। एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर 19th, ध्यान से समझना, ठीक है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ CAMHH लिमिटेड एज एट 30th September 2003। शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल 50,000, इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच फुली पेड अप, 75,000, 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच फुली पेड अप, 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹8 पर शेयर पेड अप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर डिबेंचर्स दे रखे हैं, मोर्गेज लोन भी दे रखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड क्रेडिटर्स, इनकम टैक्स एरियर।
इनकम टैक्स एरियर है 125 और जो ये जो कंप्लीट हो रखा है इसमें असेसमेंट, इनकम टैक्स का जो असेसमेंट कंप्लीट हुआ फरवरी, एक्चुअल में ये जो डेट है यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 31 मार्च 2016 है। आपको जो मिले होंगे वो तो सही होंगे नोट्स, है ना। तो एज एट 31 मार्च यहाँ पर असेसमेंट कंप्लीट हो रहा है फरवरी 2016 में और 31 मार्च 2016 को लिक्विडेशन हो रहा है। इसका मतलब ये विद इन 1 ईयर का टैक्स है। अगर असेसमेंट कंप्लीट हो रहा है फरवरी 2016 में तो ये विद इन 1 ईयर हो गया। विद इन 1 ईयर है, इसका मतलब है कि ये टैक्स प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। बाकी ट्रेड क्रेडिटर्स ये अनसिक्योर्ड है, बैंक ओवरड्राफ्ट अनसिक्योर्ड है क्योंकि कुछ दिया हुआ नहीं है। ये मोर्गेज लोन दे रखा है, देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी मोर्गेज पर रखी हुई है। मोर्गेज लोन वाज सिक्योर्ड अगेंस्ट लैंड एंड बिल्डिंग। डिबेंचर वर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज ऑन ऑल द अदर एसेट्स। The company was unable to meet the payment and therefore the debenture holder appointed a receiver. The receiver for the debenture holder brought the land and building to auction and realized rupees 8 lakh. रिसीवर ने लैंड और बिल्डिंग को बेचा कितने में? 8 लाख रुपए में। मगर लैंड और बिल्डिंग तो मोर्गेज पे थी, कहाँ पर? उस पर लोन लिया हुआ था 3.5 लाख का। तो लैंड और बिल्डिंग को बेचने से 8 लाख तो मिले, मगर 3.5 लाख का उस पर लोन ले रखा है, तो वो लोन लेस होके हमारे पास सरप्लस अमाउंट आएगा। मतलब रिसीवर के पास सरप्लस अमाउंट आएगा 8 लाख माइनस 350, तो 4.5 लाख रुपए सरप्लस आएगा रिसीवर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, ठीक है, रिसिप्ट साइड में। ही ऑल्सो टुक चार्ज ऑफ सन्ड्री एसेट्स ऑफ रुपीज 1180 एंड रियलाइज रुपीज 10 लाख। फिर उसने और एसेट्स को बेचा और उसको मिले 10 लाख रुपए। बैंक ओवरड्राफ्ट वाज सिक्योर्ड बाय पर्सनल गारंटी ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंड ऑन द बैंक रेजिंग द डिमांड द डायरेक्टर पेड ऑफ द ड्यूज फ्रॉम देयर पर्सनल रिसोर्सेज। बैंक ओवरड्राफ्ट पे पर्सनल गारंटी दे रखी थी डायरेक्टर ने वो अपने पर्सनल रिसोर्सेज से उनको पेमेंट कर दिया। तो बैंक ओवरड्राफ्ट तो खत्म हो गया, मगर उसकी जगह पर क्या हो गया? डायरेक्टर लोन। तो वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में जब हम लिस्ट बनाएंगे तो वहाँ बैंक ओवरड्राफ्ट की जगह डायरेक्टर का लोन आ जाएगा, मगर बात तो एक ही है, ठीक है। कॉस्ट, ऐसा पॉइंट एक बार ऑलरेडी पहले आ चुका है। कॉस्ट इनकर्ड बाय द रिसीवर 9750 और लिक्विडेटर 15,000, दोनों का एक्सपेंडिचर दे रखे। रिसीवर वाज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी रेम्यूनरेशन बट लिक्विडेटर 2% फीस ऑन द वैल्यू ऑफ एसेट्स रियलाइज्ड बाय हिम। उसने एसेट को बेचने से जो उसको मिला उसका 2% लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन। प्रेफरेंस शेयरहोल्डर हैड नॉट बीन पेड डिविडेंड फॉर द पीरियड आफ्टर 31 मार्च 2014 और ये बैलेंस शीट है 31 मार्च 2016 की। इसका मतलब 2 साल का प्रेफरेंस डिविडेंड भी हमें देना पड़ेगा। इंटरेस्ट पिछले 6 महीने का डिबेंचर होल्डर को नहीं दिया, तो डिबेंचर होल्डर को लास्ट 6 महीने का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। बाकी के एसेट्स को बेचने से मिले 750, तो बाकी के एसेट्स को किसने बेचा? लिक्विडेटर ने, ठीक है ना। तो लिक्विडेटर को एसेट्स बेचने से 750 मिले। आपको रिसीवर का अकाउंट और लिक्विडेटर का अकाउंट बनाना है, तो आप सबसे पहले लिखो रिसीवर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीवर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मतलब ये समझ लो कि कुछ एसेट्स का रियलाइजेशन रिसीवर के अकाउंट में, कुछ लिक्विडेटर में, और कुछ लाइबिलिटी का पेमेंट रिसीवर में और कुछ लिक्विडेटर में, बस और कुछ नहीं, ठीक है। 2 पार्ट में बन गया। रुपीज़ यहाँ पर लिखते हैं 2 एसेट्स रियलाइज्ड। सन्ड्री एसेट्स से मिले रिसीवर को 10 लाख रुपए और लैंड और बिल्डिंग से मिलेंगे 4,50,000। मिले तो वैसे 8 लाख है, मगर लैंड और बिल्डिंग पे लोन ले रखा है 3.5 लाख का, तो इसीलिए 4.5 लाख रुपए का जो सरप्लस बचा वो यहाँ पर आएगा। फिर हम यहाँ लिखेंगे बाय रिसीवर एक्सपेंसेस, और वो रिसीवर के एक्सपेंसेस जो हमें दे रखे हैं वो दे रखे हैं यहाँ पर 9750, यहाँ लिखेंगे 9750। रिसीवर का कोई रेम्यूनरेशन नहीं है। अब रिसीवर किसने अपॉइंट किए थे? डिबेंचर होल्डर ने, मगर डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करने से भी पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का पेमेंट करना जरूरी है, इसीलिए रिसीवर ही प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का पेमेंट कर देगा 1,25,000। एक ही है यहाँ पर इनकम टैक्स जो आउटस्टैंडिंग है, बैलेंस शीट में दे रखा है फरवरी 2016 में असेसमेंट कंप्लीट हुआ और मार्च 2016 लिक्विडेशन की डेट है, तो विद इन 1 ईयर है, इसलिए पूरा का पूरा प्रेफरेंशियल है, ठीक है। 125। अब वो देगा डिबेंचर होल्डर को पेमेंट बाय डिबेंचर होल्डर
डिबेंचर बैलेंस शीट में दे रखे हैं आपको 7,50,000 और उस पर 6 मंथ का इंटरेस्ट भी यहाँ सबसे लास्ट क्वेश्चन के लास्ट में दिया हुआ है, हाफ ईयर का इंटरेस्ट भी बाकी है। तो 7,50,000 पर 13% डिवाइडेड बाई 2 48,750 और ये सब मिलाकर हो जाएंगे 798,750। ठीक है, ये हमने पेमेंट कर दिया डिबेंचर होल्डर। और अब जो सरप्लस बचा बाई सरप्लस ट्रांसफर टू लिक्विडेटर, जो पैसे बच गए उसका काम खत्म। रिसीवर को का काम वहाँ तक है जहाँ तक लिक्विडेटर का पेमेंट आ जाए, बस नहीं उसका डिबेंचर होल्डर का पेमेंट आ जाए। तो 10 लाख प्लस 450 दोनों मिलकर 14,50,000 14,50,000 माइनस 9,750 माइनस 125 माइनस 798,750, ये सरप्लस बच गया 5,16,500। ठीक है, अब ये सरप्लस किसको दे दिया इसने? लिक्विडेटर को। अब बनेगा लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे टू सरप्लस फ्रॉम रिसीवर, टू सरप्लस फ्रॉम, और ये होगा 5,16,500। करेक्ट। उसके बाद में टू एसेट्स रियलाइज्ड, टू एसेट्स रियलाइज 7,50,000 सबसे लास्ट में दिया हुआ है। रेस्ट ऑफ द एसेट्स, कुछ एसेट्स का रियलाइजेशन तो किया था रिसीवर ने और बाकी के एसेट्स को बेचने से 750 मिले, तो वो लिक्विडेटर ने सेल की होगी। अब यहाँ पर लिखेंगे बाई लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, जो यहाँ दे रखा है 15,000, लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस 15,000 बाई लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन, जो यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन में। रिसीवर का तो कोई रेम्यूनरेशन था नहीं, मगर लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन दे रखा है 2% ऑन दी वैल्यू ऑफ एसेट्स रियलाइज्ड बाय हिम। तो उसने जो एसेट्स रियलाइज की वो है 750 की, उसका 2%। वो जो सरप्लस मिला है रिसीवर से वो उसका रियलाइजेशन नहीं है, एसेट्स रियलाइजेशन। एसेट्स रियलाइजेशन केवल 7,50,000 है, तो 7,50,000 का 2% होता है 15,000। अब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पेमेंट करने की जरूरत नहीं, और डिबेंचर होल्डर का भी पेमेंट हो चुका है। अब बारी आती है सीधे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, जो बैलेंस शीट में एक तो बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट डायरेक्टर ने पे कर दिया मगर हमें डायरेक्टर को देने, बात तो वही है। तो 150 का बैंक ओवरड्राफ्ट और 190 का ट्रेड क्रेडिटर्स, दोनों मिलाकर होते हैं 3,40,000। उसके बाद में बारी किसकी आती है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर की। प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितने देने हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने हैं एक तो आपको 7,50,000, 7.5 लाख रुपए तो देने ही है। इसके अलावा उनका कुछ डिविडेंड भी आई थिंक बाकी है। यहाँ पर दे रखा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैड नॉट बीन पेड डिविडेंड फॉर द पीरियड आफ्टर 31 मार्च 2014, मतलब 2 साल का बाकी है। तो प्रेफरेंस डिविडेंड 7.5 लाख पे 10%, 1 साल का 75,000, 2 साल के 150। तो यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं 150, तो ये कितने होते हैं? 9 लाख। मगर हमारे पास 9 लाख है ही नहीं, 9 लाख हमारे पास, चेक कर लेते हैं। 5,16,500 प्लस 750 माइनस करते हैं 15,000, माइनस करते हैं 15,000 और माइनस करते हैं 340, 896,500 होते हैं। यहाँ पर चाहिए हमें 9 लाख, तो पूरे रुपए तो हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करें? वर्किंग नोट, क्योंकि यहाँ पर इक्विटी शेयर पे कॉल बाकी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, अमाउंट अवेलेबल, अमाउंट अवेलेबल आफ्टर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट करने के बाद हमारे पास बच गए 896,500 प्लस कॉल्स फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर
दो तरह के इक्विटी शेयर हैं। एक इक्विटी शेयर है वो 10 ईच फुली पेड अप है और एक 10 ईच बट 8 रुपीज़ पेड अप है, तो 2 रुपये की कॉल बाकी है। हाँ, मगर दोनों शेयर जो इक्विटी शेयर है वो फेस वैल्यू 10 रुपये की है, ये अच्छी बात है। 25,000 शेयर 2 रुपये की कॉल, तो ₹10 पेड अप। ये शेयर्स कितने, ये शेयर्स हैं 50,000, तो 50,000 शेयर पे तो फुली पेड अप है, इसलिए कोई कॉल नहीं आएगी। ₹8 पेड अप। मगर 25,000 शेयर है जिस पे 2 रुपये की कॉल आएगी, मतलब 50,000, तो यहाँ पर हो जाएंगे 946,500। 50,000 शेयर्स हैं, 50,000 शेयर्स 10 ईच फुली पेड अप है तो कॉल नहीं आएगी, और 25,000 शेयर है 10 ईच 8 रुपीज़ पेड अप है तो 2 रुपये की कॉल आएगी, तो टोटल हो जाएगा 946,500। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करेंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कितना करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करेंगे 9 लाख रुपए। अब हमारे पास बच गए 46,500, ये किसको देने हैं, कैश अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर के लिए हमारे पास बच गए 46,500 रुपीज़। टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर फुली पेड अप मतलब ₹10। ये हमारे पास टोटल शेयर हो गए 75,000, 50,000 और 25,000। तो पेमेंट पर शेयर 46,500 डिवाइडेड बाय 75,000, 46,500 डिवाइडेड बाय 75,000 पर शेयर हमें देने हैं 62 पैसे, 62 पैसे। अब हम करते हैं नेट एडजस्टमेंट। जो 10 रुपीज़ पेड अप वाला शेयर है उनसे हमें कॉल तो कुछ नहीं करने, मगर हमें उनको देने हैं, कितने देने हैं, 62 पैसे। इसका मतलब पेमेंट पर शेयर 62 पैसे, 62 पैसे माइनस 0। और जो ₹8 पेड अप वाला शेयर है उनसे हमें कॉल करने हैं 2 रुपये और देने हैं 62 पैसे, मतलब हमें कॉल करने हैं। कॉल पर शेयर ₹1.38, कैसा है, 2 माइनस 0.62। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं बाई इक्विटी शेयर होल्डर ₹10 पेड अप। कितने शेयर है, वो 50,000 शेयर है और हमें 62 पैसे देने पर शेयर, तो 31,000 देने, और मिलेंगे कितने, 2 कॉल्स फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर ₹8 पेड अप। ये है 25,000 शेयर और इनको हम ₹1.38 देंगे। ठीक है, तो 25,000 शेयर पर 1.38, इसका मतलब ये आएंगे हमारे पास 34,500, और फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ की लगा देंगे टोटल। 5,16,500 प्लस 7,50,000 प्लस 34,500, total is 13,01,000. Then 15,000 plus 15,000 plus 3,40,000 plus 31,000, it is, यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट आउटर कॉलम में नहीं लिखा, 9 लाख रुपीज़ प्लस 9 लाख 13,01,000। ठीक है, आप फटाफट से नोट कर लीजिए, और ये हमारा लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का जो टॉपिक है वो यहाँ पे एंड हो जाता है। इसके बाद में इसका वर्किंग नोट।
तो ये इस तरह से हमारा ये जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था इस चैप्टर का वो एंड हो गया। लास्ट टॉपिक बचा है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।